Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti Upadhyay. I'm healer and past life regression therapist, and I help people to release emotional wounds caused by toxic and narcissistic relationships. तो आज के इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ की कि किस तरह से वो ना सिर्फ अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत परेशान करती हैं, बल्कि वो सबसे ज्यादा जो उनकी प्रेजेंस जो होती है वो डिस्ट्रक्शन कॉज करती है उनके खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ बिल्कुल अलग होती है एक एम्पैथेटिक मदर इन लॉ से। एक एम्पैथेटिक मदर इन लॉ ऐसी मदर इन लॉ होती है जो किसी भी हद तक सेक्रीफाइस करती हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस करती है, जिससे उनके बेटे की गृहस्थी अच्छी चल सके। अगर उनको ये कोई कहे कि तुम अपने बेटे की खुशी के लिए, जिससे उसका घर अच्छे से चले, तुम चली जाओ इसकी जिंदगी से 100, 200, 500 मील दूर, मतलब एक ऐसी दुनिया में, ऐसे आइसलैंड में जहाँ कोई नहीं है, तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाएंगी। मतलब उनकी जिंदगी का एम ही यही होता है कि मेरा बच्चा जहां रहे खुश रहे, जिसके साथ खुश रहे। एक एम्पैथेटिक मदर इन लॉ ऐसी मदर इन लॉ होती है कि जिसको सिर्फ अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा और कुछ भी प्यारा नहीं होता। लेकिन नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ इसके जस्ट अपोजिट होती है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खुशी, अपनी ही केयर, अपनी ही पड़ी रहती है। और उसके लिए अगर वो अपने बेटे की शादी तुड़वाना चाहे तो वो तुड़वा भी सकती है बड़े ही आराम से। अगर उसे लगता है कि इस बहू की वजह से मुझे कोई खतरा है, मुझे कोई परेशानी है, भले ही ये मेरी बहू मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी है, भले ही मेरी ये बहू मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो वो किसी भी हालत में उस शादी को तोड़ के ही, जब तक वो शादी टूटेगी नहीं तब तक वो आराम से चैन से वो बैठती नहीं है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इस जो वीडियो है उसका कंटेंट बहुत ही नेगेटिव है, सुनने में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही नेगेटिव है। तो आप लोग कहेंगे कि मैम आप एक हीलर हैं, एक थेरेपिस्ट हैं, तो आप नेगेटिविटी वाली चीजें क्यों सुना रही हैं? सुन करके एक तो हम वैसे ही अपनी जिंदगी में इतने परेशान हैं, इतनी हमारे जीवन में दुख हैं। कुछ अच्छा बताइए, कुछ पॉजिटिव बताइए जिससे हमारे दुख हो। ये नार्सिसिज्म क्या, इतनी नेगेटिविटी क्या? तो यही तो हम लोगों की परेशानी है। हमको क्या लगता है कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या, सिर्फ अच्छी बातें अच्छी बातें अच्छी बातें हम सुनते रहेंगे तो वो पॉजिटिविटी है। और क्या आप जानते हैं, पॉजिटिविटी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में नंबर वन की टॉक्सिसिटी है। पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होती है कहाँ? जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है दो हेल्दी लोगों के बीच में। जब दो हेल्दी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वहां पर पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे चीजों को सॉर्ट आउट करने का अलग तरीका होता है। लेकिन अगर हम इस पॉजिटिविटी को नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में लेकर आ गए तो क्या होगा? हमारी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिविटी दिखाते चले जाएंगे, दिखाते चले जाएंगे, और यहाँ जो नार्सिसिस्टिक पर्सन है, जिसको आपकी ये पॉजिटिविटी ही बहुत पसंद है, ये अब्यूज करते ही जाएगा, करता ही जाएगा, करते ही जाएगा। और एक दिन आप एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां आपकी पॉजिटिविटी ही आपको पूरी तरह से खत्म कर देगी। तो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप इस दुनिया में अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो सुनिए, आपको इस नेगेटिविटी को सुनना ही पड़ेगा, और इसको सुने बगैर काम नहीं चलेगा। क्यों क्यों मैं कह रही हूँ आपको ऐसे? पहली चीज, इस नेगेटिविटी को सुनने के बाद आप इस तरह के लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। तो हो सकता है आज आपको इस जन्म में भगवान ने एक अच्छी फैमिली दी हो या अच्छे आसपास लोग दिए हो, तो आपको हो सकता है कि ऐसे लोगों से आपका पाला नहीं पड़ा हो। लेकिन आने वाले टाइम में, भविष्य में, किसी भी जन्म में ये एक लाइफ लेसन होता है, कभी ना कभी तो आपके सामने ये लोग आएंगे। तो एज अ सोल हम लोग जब जन्म लेते हैं, एक के बाद एक जो भी नॉलेज हम अपने अंदर इकट्ठी करते हैं वो हमारे नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो जब हम इस नॉलेज को लेते हैं टॉक्सिक लोगों के बारे में, तो पहला हमारे हमें बेनिफिट क्या होगा कि जब भी ऐसे टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ में आएगा हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? हम इनेबलर नहीं बनेंगे, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना वो इनेबलर बनाते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको वो बहुत डैमेज कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो बहुत सारे इनेबलर्स क्रिएट कर देते हैं। तो जो विक्टिम होता है वो बेचारा
अ, बहुत स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो सच बोलेगा कोई यकीन ही नहीं करेगा उसके सच पर। तो इसीलिए ये नॉलेज लेना इसलिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ताकि आप कभी भी इनेबलर ना बने। तो आप समझ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस। ये ठीक वैसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो कई बार क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं ना, उसमें उंगली देने की कोशिश करते हैं। अब वो कितना डेंजरस है। तो अगर हम उसे पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे, नहीं बेटा गार्डन की तरफ देखो, ये देखो वो देखो, तो क्या वो कभी इस चीज से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं ना। तो हमें उसे समझाना ही पड़ेगा ये बहुत डेंजरस है, अगर हमने इसमें हाथ दिया तो करंट लगेगा, ये कुछ करके हमें उस बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हालांकि फिर भी बच्चे मानते नहीं है, मतलब, पर हमें हमें उन्हें समझाना तो पड़ेगा। लेकिन बात वही है, बच्चे जब तक उसको टच करके वो एक्सपीरियंस ना कर ले नेगेटिविटी का, तब तक उनको ट्रस्ट नहीं होता है। ठीक इसी तरह से नार्सिसिज्म के बारे में चाहे हम कितना समझाएं, लेकिन फाइनली इंसान को ट्रस्ट तभी होता है जब वो खुद उस चीज को भुगतता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये जो नेगेटिव कंटेंट है ये एक्चुअल में नेगेटिव नहीं है। इसको सुनने के बाद, समझने के बाद, आप इस दुनिया को ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे, और शायद आपकी समझ से किसी की हेल्प हो सकती है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको जंक फूड से दूंगी। यानी अगर हम फिटनेस की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो सिर्फ इतना सुनने से नहीं होता ना कि हम सिर्फ अच्छे अच्छे खाने के बारे में सुने। हमें ये भी बताया जाता है, जब हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं या फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, कि भाई जंक फूड क्या क्या है, इस खाने के क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। यानी हर चीज में हमें नेगेटिविटी सुननी पड़ती है ताकि हम पॉजिटिव कर पाए। ठीक इसी तरह से रिलेशनशिप में, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप जंक है रिलेशनशिप का। अगर आपको ये जंक नहीं पता तो आप एक्सीडेंटली से कंज्यूम कर लेंगे, और एक बार अपने से कंज्यूम कर लिया तो ये जंक इतना हॉरिबल होता है कि किसी को 5 साल लग जाते हैं इस रिलेशनशिप से निकलने में, किसी को 10 साल निकल जाते हैं, किसी को 15, किसी को 20, आपकी पूरी आधी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस, अगर आपको ये पता है, इस जंक रिलेशनशिप के, इस जंक के बारे में पता है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैम आप हमें बता तो रही हैं नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ कि क्या क्या ट्रेट्स हैं, वो कैसी हैं, लेकिन आप करें क्या, वो भी तो बताइए कि हम, हमारी मदर इन लॉ इस तरह की है तो हम करें क्या। तो हम करें क्या, ये मैं इस सीरीज के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप उस जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, उस नेचर को समझ लीजिए। जब हमारी ये पूरी सीरीज एंड होगी, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी सीरीज एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर चल रही है कि कैसे मदर इन लॉ ने, यानी ग्रैंड मदर ने, अपने बेटे, अपने ग्रैंड चाइल्ड की लाइफ को डिस्ट्रॉय करा है। जब ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, नार्सिसिस्टिक जो मदर इन लॉ होती हैं वो खुद तो कभी एक अच्छी माँ बन नहीं पाती। माँ बनने का मतलब उनको सुपरफिशियल थिंग्स ही करना आता है, लेकिन बच्चे में राइट वैल्यूज डालना, सही शिक्षा देना, वो सब उनको नहीं आता, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी ही वैसी नहीं है। तो आज हम जब बात कर रहे हैं इस तरह की मदर इन लॉ की, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर, ये जो ग्रैंड मदर थी, यानी कि जब वो, उसके खुद के बच्चे जब छोटे थे तो वो उन्हें ट्रॉमेटाइज करती थी। क्या वो उनको उनका स्कूल का टिफिन लगा के नहीं देती थी? हाँ देती थी। क्या वो बच्चों को आ, बाकी फैसिलिटीज नहीं देती थी? देती थी। तो देखो, नार्सिसिज्म को समझिए। नार्सिसिज्म एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को डैमेज इमोशनल लेवल पर करती है, फिजिकल लेवल पर नहीं करती। यानी कि ये ऐसी माँ नहीं है जो हाथ में डंडा लेके 10 डंडे मारेगी अपने बेटे के पीठ पर या अपने बच्चे की पीठ पर। ये ऐसी माँ नहीं होती। ये एक ऐसी माँ होती है जो इमोशनली डंडे मारती है अपने बच्चे को, इमोशनली और मेंटली उसको बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करती है। यानी कि बच्चे के ऊपर फुल प्रेशर होता है माँ बाप को बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा दिखाने का, और उसके लिए वो जितना टॉर्चर करना चाहें बच्चे को इमोशनली टॉर्चर करते हैं। तो नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ सबसे पहले वो अपने ग्रैंड चाइल्ड की ग्रैंड मदर नहीं बल्कि मदर बनने की कोशिश करती हैं। और अगर वो मदर बनने की कोशिश करेंगी तो जो उसकी रियल मदर है उसका क्या? रियल मदर जो है, इसीलिए उनका फुल एम होता है कि रियल जो मदर है उसको किसी ना किसी तरह से उसकी जो रिस्पेक्ट है बच्चे के सामने गिराई जाए। यानी कि वो बच्चे
को बहुत, जो उसकी मदर ने कहा है वो तो उसको बिल्कुल नहीं करने देगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मदर ने कुछ बाउंड्री सेट करी है, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, तो वो अलग से ले जा करके बच्चे को या दूसरी फैमिली के सामने बच्चे के लिए क्या बोलेंगी, उसको इनवैलिडेट करेंगी। जैसे तुम्हारी मदर के अंदर समझ ही नहीं है, उसे अकल ही नहीं है। मैं कॉल एक आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनाती हूँ जो मेरी आंखों के सामने का ही मैंने देखा हुआ है। तो उसपे ये मदर थी, तो इनको बाहर यूएस की ट्रिप पर जाना था। तो इसीलिए उनको 2 दिन बाद यूएस की ट्रिप पे जाना था। तो उसने अपनी जो डॉटर है उसके लिए उसने अपनी मदर इन लॉ को बोला था कि वो कहीं जा रहे थे, तो वहां पे बच्चों को पानी में, पानी के टब में खेलना कूदना था, जो भी था। तो उसने फोन करके स्ट्रिक्टली ये चीज बोली कि हमें यूएस की ट्रिप में जाना है 2 दिन के बाद, तो मैं नहीं चाहती कि अभी इवनिंग टाइम में बच्चे पानी में जाएं, नहीं तो वो बीमार पड़ सकते हैं, और फिर उनको कोल्ड वगैरह हो गई तो पूरी जर्नी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वहां पर इस मदर लॉ ने इस बात का इतना हंगामा खड़ा किया। अब वो तो वहां नहीं थी ये सुनने के लिए कि उसके लिए क्या बोल रही हैं वो, लेकिन वहां जितने भी लोग थे वहां पर वो ये सी चीजें बोलने लगी। अरे क्या ही फर्क पड़ जाता है, अरे बच्चे नहा लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, अरे ये क्या है, अरे वो क्या है। लिटरली इनवैलिडेट करना। एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ हमेशा अपनी डॉटर इन लॉ ने जो अपने बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शंस रखे हैं या बाउंड्री सेट करी, हमेशा उसे क्रॉस करती हैं। और हमेशा बच्चों के सामने या फैमिली के दूसरे मेंबर्स के सामने वो ये दिखाती हैं कि देखो इसकी मम्मी को तो कुछ अकल ही नहीं है, इसकी मम्मी को तो कुछ समझ ही नहीं है। और इस तरह से वो अपनी अथॉरिटी, अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करती है। तो नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ क्या, हर एक नार्सिसिस्टिक इंसान को बहुत अच्छी तरह से आता है कि किस समय वो उस सही बात को, मतलब सही बात सुनने में सही लगेगा लेकिन वो सही होगी नहीं, है ना। अब किसी भी बच्चे की वेलफेयर, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी माँ अच्छे से समझती है, अगर वो इम्पेथेटिक माँ है तो एक एम्पैथेटिक माँ नहीं चाहती कि अगर उसका बच्चा बीमार पड़े, वो प्रिकॉशन लेना चाहती है, तो उसके अगेंस्ट जाने की क्या जरूरत है। पर नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ हमेशा अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करती हैं। और धीरे धीरे जब आप बार बार उस बच्चे को ये बोलोगे, तो फिर क्या होगा, वो बच्चे की इमेज टाइम के साथ, समय के साथ वाकई में ऐसी बनती चली जाएगी कि हाँ मेरी माँ को समझ नहीं है, मेरी मदर इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, मेरी माँ को ये सब नहीं आता है करना। तो अपने बच्चे मदर इन लॉ के पास ज्यादा टाइम अकेले छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है। आपको नहीं पता कि आपकी पीठ के पीछे आपकी मदर इन लॉ कितना पॉइजन बच्चे के माइंड में भर देंगी आपके अगेंस्ट, कि जब बच्चे टीनेज में जाएंगे और आप उन्हें कुछ समझाना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, तो वो आपको कहेंगे अरे ये तो ऐसी है, बेवकूफ है, इन्हें तो कुछ आता नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉज बिल्कुल भी बाउंड्रीज बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि ये इंस्ट्रक्शन इसकी मदर ने दिए हैं, तो हमें भी इन इंस्ट्रक्शंस को, बच्चे को रिस्पेक्ट सिखानी है ना, ना कि उसके ये सिखाना है कि माँ के अगेंस्ट जाओ। तो ये चीज आप याद रखिए कि एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ कभी भी, और मदर इन लॉ क्यों, वैसे सारी नार्सिसिस्ट कभी भी बाउंड्रीज फॉलो नहीं करते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपके पीठ के पीछे, मतलब ये बहुत कावर्ड होते हैं, सामने फेस टू फेस तो आकर के ये क्या ही बोलेंगे, आपके पीठ के पीछे आपकी इमेज को खराब करते हैं, इंक्लूडिंग आपके बच्चों के सामने। ये पहली निशानी है नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ की। सेकेंड पॉइंट, नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ कभी नहीं चाहती कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बने, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बन गई तो उसकी सत्ता जा सकती है। एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ के लिए उसका घर एक, मतलब पॉलिटिकल क्या बोला जाए, हाउस होता है जहाँ की वो चीफ मिनिस्टर होती है, तो उसकी उसको बहुत टेंशन होती है मेरी गद्दी हिल गई तो क्या होगा। कहने को मुंह पर बोलेगी वो ऐसे करके कि तुम तो मेरे घर की बहू हो, तुमने तो सारी जिम्मेदारियां संभालनी है, लेकिन जब बात डिसीजन लेने की आएगी, जब बात इंपॉर्टेंस की आएगी, तब उनको ऐसा लगता है मेरी गद्दी हिल गई, अब मेरा क्या होगा। इसीलिए ऐसे घरों में अगर आप एक ऐसी पर्सन है जो बाहर जॉब करके घर से आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक होता है ना, इंसान घर में आके सुकून महसूस करता है। जिस घर में नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ रहती है, उस घर में सुकून का सा भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
जिस तरह की पॉलिटिक्स आप घर के बाहर ऑफिस में झेल कर आएंगे, जब आप घर के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ घर में अलग ही पॉलिटिक्स चल रही होगी। तो इंसान सोचता है मैं कहाँ जाऊं। उसे सबसे सेफेस्ट एरिया अपना रूम लगता है, उसे भी लगता है उसे लैच करके बंद कर लो कि भाई थोड़ा सुकून मिले मुझे। अब मैं आपको एक दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ कि इस कंडीशन में क्या हुआ था। तो यहाँ पर जो ये मदर इन लॉ थी, ये हमेशा अपनी एक बहू को बहुत इनसिक्योर फील कराती थी कि देखो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, और मेरी जो दूसरी बहू है उसके पास कितना सारा है, वो फाइनेंशियली कितनी इनसिक्योर है, तुम्हारा क्या होगा आगे चलकर, फ्यूचर में जाकर क्या होगा। मतलब हमेशा इस तरह की बात करना, जहाँ पे उसको बहुत लो फील कराना कि फाइनेंशियली उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो जीरो है। पर वो जो बहू थी वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी इंटरनली, तो उसे पता था कि जब सिचुएशन आएगी तो वो सब कुछ संभाल सकती है। तो उसने वो ने बोलती भी थी कि आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो, मुझे किसी चीज की ऐसी टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि मैं लाइफ में जब करना होगा मैं सब कुछ कर लूंगी। तो उसने फुल कोशिश करी उसको इनसिक्योर फील कराने की। नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ पूरी कोशिश करती है कि आप डर के रहो, फियर में रहो, इनसिक्योरिटी में रहो, क्योंकि ये उसका खुद का कोर नेचर है। जो हमारे अंदर होता है ना, वही हम सामने वाले पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक जो नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ होती है वो अंदर से डीपली इनसिक्योर है, फियर में रहती है। वो तो उसी फियर को चाहती है कि आप भी वैसे ही रहो, उसी फियर में रहो। उसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद ये जो डॉटर इन लॉ थी, टाइम में जैसे मैंने बताया था आपको कि वो उस सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में गई, और वहां जा करके वो उसने बहुत मेहनत करी, क्योंकि नार्सिसिस्टिक कोई गेम नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसका माइंड बहुत पीसफुल था। और वो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो गई, मतलब उसने अपने घर को फुल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे दी। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो उसका बेटा जो 15 साल में घर को नहीं दे पाया, वही उसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने घर को 4 साल के अंदर दे दी। जहां पे उन्हें किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते थे, कहीं से उधार नहीं लेना पड़ता था, अपना पूरा घर वो अपनी इनकम से चलाती थी। तो अब जब कोई बहू है ना, जो पूरा घर, जहाँ पे वो एक आदमी और एक औरत दोनों का काम कर रही है। यूजुअली हम ये देखते हैं कि एक जैसे एक घर होता है जहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप होती है, एक हेल्दी मैरिज होती है। तो उसमें वैसे तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम बांट लेते हैं, दोनों किचन में भी साथ में करते हैं, दोनों बच्चे का काम भी साथ में करते हैं, दोनों अपना जॉब का भी साथ में काम करते हैं, इस तरह से करके अपना घर चलाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अच्छा ठीक है तुम घर और बच्चे देखो, मैं पूरा फुल फाइनेंशियल देख रहा हूँ। और इस तरह से भी मैनेज करते हैं जहां जहां जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड कहे कि अच्छा मैं सिर्फ फाइनेंशियल देख रहा हूँ, तो अगर तुम्हें थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी घर में या काम में तो मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं होता। ना ही बहू के मतलब जो वाइफ होगी उसका भी ऐसा एटीट्यूड नहीं होगा कि मैं तो घर देख रही हूँ, बच्चे देख रही हूँ, तो मैं तुम्हारी फाइनेंशियल इसी किसी चीज़ में क्यों हेल्प करूँ, ऐसा नहीं होता। एक जो हेल्दी मैरिज होती है, जो हेल्दी पार्टनर्स होते हैं, वो पूरा एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में रहते हैं और एक दूसरे की पूरी तरह से हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़की है, ये जो बहू थी, जब ये दूसरी सिटी में गई और ये बहुत इसने बहुत मेहनत करी, मेहनत करके इसने एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, घर को बच्चे भी देखती थी, बच्चों के भी काम देखती थी, सारी चीजें देखती थी। तो फिर उसने अपनी स्मूथ लिविंग के लिए उसने मेड्स लगा ली। 2 मेड्स, देखो क्या होता है ना, एक अगर आप एक लेडी हैं और आपको अगर एक बिल्कुल मैन की तरह काम करना है, और आपको हस्बैंड ऐसा है जो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, तो आपको एक वाइफ हायर करनी पड़ेगी। सो व्हाट यू मीन बाय वाइफ हायर करनी पड़ेगी, कहने का मतलब है आपको मेड्स लगानी पड़ेंगी। वो मेड्स आपके लिए वही काम करेंगी जो एक वाइफ हस्बैंड के लिए करती है, यानी वो घर का ध्यान रखती है, सारी चीजों का ध्यान रखती है ताकि उसका हस्बैंड काम कर पाए। तो जब आपको एक आदमी की तरह काम करना है, तो आपके घर के काम के लिए मेड्स होनी चाहिए। ठीक है, खाना बनाने के लिए अलग, घर की साफ सफाई के लिए अलग, हर एक चीज के लिए, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रह सके। तो ये जो बहू थी, बहुत मतलब क्या बोला जाए ना, बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड थी। तो उसने सब चीजें सोच करके उसने हर एक काम के लिए मेड लगाई, और उसने अपना पूरा फोकस दिया अपने प्रोफेशनल वर्क पर। और इसलिए वो सक्सेसफुल थी, क्योंकि वो काम करना चाहती थी। तो जो लोग काम करना चाहते हैं उनका नेचर बिल्कुल अलग होता है, और जो टाइम पास करके बिजी दिखना चाहते हैं उनका नेचर अलग था। तो उसका जो हस्बैंड था वो तो ऐसा था कि वो हर वक्त अपने आप को बिजी दिखाता था, है ना, लेकिन ये जो थी वो सच में बिजी नहीं है,
डेडिकेट करती थी टाइम, और अच्छी तरह से मेहनत करके उसने अपने घर को स्टेबिलिटी दी। तो ये जो मदर लॉ थी, इसने बच्चे को, जब उसे देखा अरे इसने तो फाइनेंशियल अच्छा गेन कर लिया, तो उसने अब बच्चे को, जो ग्रैंड चाइल्ड था, उसको क्या बोलना शुरू किया, उसकी इमेज गिराने के लिए, कि देख तेरी माँ कैसी है, तुझे तो रोटी बनाकर अपने हाथ से नहीं खिला सकती है। और बार 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 इस बच्चे को बोलना, वो बच्चा तो जिद पे अड़ गया कि खाऊंगा तो मैं आपके इसका ही खाऊंगा। और वो जो घर में खाना बनाती थी उनकी इंसल्ट करने लगा, या इस चीज पर मदर को बहुत ज्यादा टेंशन देने लगा। तो ये लोग इतने शार्प होते हैं ना, इस पूरे एपिसोड में बुरा कौन दिखेगा? मतलब वो इस तरह की चालें खेलते हैं कि पूरे एपिसोड में बुरा दिखे या तो माँ, या दिखे वो ग्रैंड चाइल्ड। लेकिन पीछे से जो गेम खेलने वाले ये जो सास ससुर होते हैं ना, या ये पार्टनर होते हैं, ये हाइड हो जाएं। लोगों, जो जनरल पब्लिक है, उसको क्या लगे कि माँ बेटे की आपस में बनती नहीं है। लेकिन नोबडी नोज कि एक्चुअल में पिक्चर क्या है, कि किसने ऐसे बोल बोल करके किसी का ब्रेन वॉश किया है। तो इतना बुरी तरह उस बच्चे का ब्रेन वॉश किया ये बोल बोल करके, कि ये तेरी मदर तो तेरे को प्यार ही नहीं करती, दो रोटी बना के नहीं खिला सकती। फिर वो उसके ऊपर एग्जाम्पल देंगे, तो मदर ने कहा कि बेटा मैं इतना काम करती हूँ ना, इसलिए मैंने अपने माइंड के रिलैक्सेशन के लिए मेड रखी हुई है। तो फिर वो दूसरा एग्जाम्पल बच्चे ने जाके बोला होगा उनको, तो उसको और ब्रेन वॉश करने के लिए, अरे तो तेरी मम्मी कोई बहुत बड़ा अनोखा काम कर रही है, ऐसी कितनी लेडीज है जो घर का काम भी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, घर आके फिर काम करती हैं। तो अरे अगर वो करती हैं, उन बेचारों की क्या मजबूरी है, वो क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, उनका एग्जाम्पल यहाँ कहीं सेट करना कितना गलत है। लेकिन इस तरह की जो दादियां होती हैं, वो इसी तरह से करके बच्चे के मन में जहर भरती है, कि तेरी माँ कितनी कामचोर है, तेरी माँ तुझसे प्यार ही नहीं करती, अगर प्यार करती तो चाहे कितनी थकती तुझे दो रोटी बना कर देती। चाहे उस माँ ने बच्चे को जिंदगी भर खिलाया हो बना बना करके, लेकिन बच्चे की वो सारी मेमोरीज इरेज कर दी, कि उसकी माँ ने उसके लिए 50,000 जाने कितनी जो रेसिपी बोली हो बनाकर उसको खिलाई हो, लेकिन पूरी तरह से इरेज कर दी, कि भाई तेरी माँ तो तुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि तुझे तो रोटी बनाकर इस टाइम पीरियड में नहीं खिला रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ की, वो आपको एग्जॉस्टेड देखना चाहती है, वो आपको थका हुआ देखना चाहती है। अगर उसने आपको देख लिया कि हाँ यू आर रिलैक्स्ड, आप अच्छे से टाइम से सोते हो, आपकी नींद भरपूर होती है, आप अपनी अपनी मर्जी से, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जब सोना होता है सोते हो, जब काम करना है काम करते हो, और आप अचीव करे जा रहे हो रिजल्ट्स अपने लिए, तो उसको इतनी एंजाइटी होती है, इतना स्ट्रेस होता है कि आप ऐसे कर कैसे रहे हो, आप थके थके क्यों नहीं दिखते हो। तो नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ हमेशा आपको एग्जॉस्टेड देखना चाहती है। और नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ के अंदर खुद मदर वुंड्स होते हैं। शी जस्ट हेट दिस थिंग कि आपका और आपके बच्चे का कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ हमेशा ही एक माँ और उसके बच्चे का बॉन्ड ब्रेक करना चाहती है, और खुद बीच में एंटर होना चाहती है। जैसे वो बहू का उसकी मदर के साथ जो बॉन्ड होगा ना, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। जो अपनी अगर मम्मी से वो बहुत प्यार करती है, तो कुछ ना कुछ करके बीच में आएगी। जस्ट आई एम गिविंग यू वन रियल अगेन रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक बहू थी, वो अपना यही वाली जो बहू थी, वो शादी होकर के आई, तो फर्स्ट मदर्स डे आया, तो बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ी हैप्पी थी कि चलो मदर्स डे आया है, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी मदर को ही मदर डे पे साड़ी गिफ्ट करी है, तो इस बार तो मेरी मदर इन लॉ भी हैं। तो वो बहुत खुश होकर उसने बताया अपनी मदर इन लॉ को कि मैं हमेशा बचपन से मदर्स डे सेलिब्रेट करती आई हूँ, मम्मी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हूँ, तो आज तो फर्स्ट मदर डे है, तो इस बार तो मैं दो साड़ियां लेकर आऊंगी, एक आपके लिए और एक अपनी मम्मी के लिए। तो ये तुरंत बोलती है, क्यों लेकर आओगी अपनी मम्मी के लिए, अब तो तुम्हारी शादी होगी, अब मैं मदर हूँ, उनके लिए क्यों लेकर आओगी। अब वो बहू इतनी मतलब स्टन रह गई सुन करके कि ये इतनी टॉक्सिक कैसे हो सकती है। तो आप समझ रहे हो। तो ये थर्ड एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ की करेक्टरिस्टिक्स है, कि वो आपका और आपकी मदर के लव को देख करके, सिर्फ आपका और आपकी मदर का लव का नहीं, वो जब भी दो लोगों को ऐसे देखेगी जिनके बीच में बहुत प्यार है, तो उसको बहुत पिंच होगा। तो फॉर एग्जाम्पल उसकी ननद थी, तो उसकी ननद की बेटी ने उनको, अपनी मदर को मदर्स डे पे बहुत अच्छे से विश किया, सब कुछ किया, शायद वो वहीं पर होगी उस टाइम में। बाद में आई तो बाद में आकर अपनी बहू को क्या बोल रही है, देखो
जब ये छोटी थी तब मैंने इसे कुछ टाइम अपने पास रखा था, मदर्स डे पे इसने मेरे को विश नहीं करा। अरे हद है। वो भाभी की बेटी है, वो अपनी मम्मी को ही विश करेगी मदर्स डे पे, आपको क्यों करेगी? तो उनको ना हर वक्त जेलेसी होती है। खुद को तो इनको, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, प्यार का मतलब समझते नहीं है, लेकिन जब जब ये जिसके बीच में भी प्यार देखते हैं, उस प्यार को ये ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब वो ये देखती हैं कि जो ग्रैंड चाइल्ड है वो अपनी मदर से इतना डीपली प्यार करता है, तो वो तभी से सोच लेती है ये तो मैं बॉन्ड तुड़वा कर रहूंगी और इसकी जगह मैं लेकर रहूंगी, कि कल को ये अपनी माँ की रिस्पेक्ट ना करे, ये मेरी रिस्पेक्ट करे कि हाँ मैं हूं असली माँ। तो ये तो तभी होगा ना जब अपनी माँ को बुरा समझेगा, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ जिस तरह से अपनी दोनों बहुओं के बीच में इनसिक्योरिटी क्रिएट करती हैं, तो क्या वो अपने बेटों के बीच में भी इनसिक्योरिटी क्रिएट करती हैं? यस, 100%। देखिए, नार्सिसिज्म मतलब, स्पेशली इन घर में जो नार्सिसिस्टिक हेड होते हैं, वो चाहे नार्सिसिस्ट मैन हो या नार्सिसिस्टिक वुमेन, उनका जो वर्किंग स्टाइल होता है ना, वो क्या है? डिवाइड एंड रूल। तो इस नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ ने क्या करा, तो जब इसका बड़ा बेटा, ये अगेन मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसके दो बेटे थे, तो जिसका बड़ा बेटा जब दूसरी सिटी में अपनी फैमिली के साथ था, और ये किसी भी हाल में चाहती थी कि ये वापस आ जाए, तो उसने क्या करना शुरू करा, उसको इनसिक्योर करना शुरू करा। तो अ, ये जो पर्टिकुलर फैमिली थी, इस फैमिली में तीन नार्सिसिस्ट, ये खुद मदर इन लॉ खुद ये नार्सिसिस्ट, हस्बैंड नार्सिसिस्ट, बड़ा बेटा नार्सिसिस्ट। सिर्फ एक ही, जो एक बेटा था उसका छोटा बेटा, वो एक इम्पैथ था। तो आप सोच नहीं सकते कि ये नार्सिसिस्ट कैसे लोग होते हैं। इनको, ये दिखने में ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप की कितनी वैल्यू है ना, लेकिन इनके लिए रिलेशनशिप की वैल्यू सिर्फ वैसी होती है जैसे कप की होती है ना, यूज करना है बस। किसी रिलेशन की वैल्यू तब तक है जब तक उसे यूज करना है, इसके अलावा कोई इनके मन में वैल्यू नहीं होती। तो इसने क्या बोल करके इसको इनसिक्योर कराना शुरू किया ताकि ये फटाफट ही किसी भी हाल में वापस आए। शी स्टार्ट सेइंग कि तेरा जो छोटा भाई है ना, वो पूरे घर पे कब्जा कर लेगा, फिर बाद में हमें मत कहना कि आपने, आपका जो पैतृक घर है उसमें आपने हमें, इस घर में मुझे कुछ नहीं मिला। अभी कितनी बड़ी बात है। जबकि वो बेटा कैसा था? वो बेटा ऐसा था जो कुछ भी अपना मतलब करके अपनी पेरेंट्स के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहता था, अपने नालायक भाई के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर क्या करा, उसने जितने भी अच्छे से एफर्ट किए, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सोच, किसी माँ को ना, सोच के भी कितना, कोई एक अच्छी माँ कभी नहीं बोल सकती अपने बेटे के लिए। ऐसा बेटा जिसने हमेशा, जो एक प्रोवाइडर है, एक प्रोटेक्टर है ना। तो नार्सिसिस्ट लोगों की तो समझ लो बल्ले बल्ले हो जाती है अगर उनके घर में एक इम्पैथ बच्चा पैदा हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग एक पैरासाइट की तरह होते हैं जो अपनी किसी ना किसी सप्लाई के लिए ना चिपक कर रहते हैं। तो अगर इम्पैथ बच्चा हुआ, तो इम्पैथ जो बच्चा होता है ना, वो प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा होता है, उसका दिल भी बहुत अच्छा होता है। मतलब वो बहुत अब्यूज बचपन से सहता है अपने माँ बाप का। ये जो सिबलिंग अराइव, जो सिबलिंग के बीच में जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ कराते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सोचता है, अपने अपने भाई बहन के लिए बहुत सोचता है। तो आ, इतना वो बेचारा सोचता था कि मैं कुछ करूं इनके लिए, ये किसी तरह से फाइनेंशियली ठीक हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन वो सब एक किनारे रख करके शी वांटेड कि कैसे भी करके ना ये आ जाए। तो इस तरह से अपने ही उस बच्चे की इमेज खराब करना दूसरे बेटे के सामने, ये कितनी खराब और बेकार गंदी हरकत है। लेकिन नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ ऐसी ही होती है। इवन फादर इन लॉ भी ऐसे ही होते हैं जो अपने ही बच्चों को आपस में इनसिक्योर क्रिएट कराते हैं, क्योंकि हाँ, इनकी, उन्हें डर होता है इनकी हार्मनी अच्छी होगी, बेटों की हार्मनी अच्छी होगी तो कहीं नहीं हमें कहीं घर से बाहर ना आउट कर दे। इसीलिए इनके बीच में ना लड़ाई टसर लगाए रखो, ये उनकी उनकी मतलब क्या बोला जाए, उनकी इविल इंटेंशंस होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के जो भी एपिसोड मैंने बताया है, अगर आपकी भी मदर इन लॉ, अगर वो नार्सिसिस्ट है या नार्सिसिस्ट थी, तो किस तरह का उनका बिहेवियर था, प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, शायद जो अभी इस रिलेशनशिप में जो
बहुत परेशान हैं, उन्हें शायद थोड़ा वैलिडेशन मिलेगा, जो विक्टिम है उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ के साथ। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि स्पेशली नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ किस तरह से फाइनेंशियल अब्यूज करती है, और उनकी हेल्प के बारे में, उनके लव बॉम्बिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपके थॉट्स जरूर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स पे। और अगर आपको लगता है कि नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ की वजह से आपकी हार्ट में अभी भी वुंड्स हैं, तो आप मेरे हीलिंग प्रोग्राम सोल सर्जरी सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे वुंड्स को हील कर सकते हैं। टेक केयर एवरीवन। नमस्ते।